इस वीडियो में आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के हिंदी प्रश्न पत्र जो कि डीएलएड 2017 बैच के समय वर्ष 2018 में पूछा गया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि 2018 के प्रथम सेमेस्टर में पूछे गए सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखना चाहते हैं, इसके अलावा डीएलएड 2018 बैच के समय प्रथम सेमेस्टर वर्ष 2019 में पूछे गए सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था ड़ और ढ वर्ण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उच्छिप्त व्यंजन के। अंतस्थ व्यंजन की अगर बात की जाए तो य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। संयुक्त व्यंजन अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र को बोला जाता है। वहीं ऊष्म व्यंजन तालव्य श, मूर्धा श, स और ह को बोला जाता है। प्रश्न में आपसे ड़ और ढ की बात की गई थी तो ऑप्शन नंबर 1 उच्छिप्त व्यंजन सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया था तालव्य श का उच्चारण स्थल है। देखिए, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है तालव्य मतलब तालु से ये उच्चारित होता है। अगर आप ट्रिक के माध्यम से समझना चाहते हैं कि कौन सा वर्ण मुख के किस अवयव से उच्चारित होता है, जो कि प्रत्येक सेमेस्टर की प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डेडिकेटेड वीडियो का लिंक मिलेगा जिसमें ट्रिक के माध्यम से मैंने सब कुछ बता रखा है कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपके माइंड में पूरा सेट हो जाएगा। इस प्रश्न में तालव्य श की बात की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तालु। तीसरा प्रश्न पूछा गया था आनंद का विलोम है। ऑप्शन नंबर 2 विषाद सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न पूछा गया था शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। पहला दिया गया श्रृंगार, दूसरा दिया गया श्रृंगार, तीसरा दिया गया श्रृंगार और चौथा दिया गया श्रृंगार। देखिए, पहला और चौथा तो देखते ही आप गलत कर देंगे। ऑप्शन में दूसरे और तीसरे में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि ये लगभग सिमिलर है, लेकिन इसमें सही जो उत्तर होगा चौथे का ऑप्शन नंबर 3 श्रृंगार होगा। क्योंकि जो दूसरा ऑप्शन दिया गया इसका जब आप उच्चारण करेंगे तो ये पता है क्या होगा, श्रृंगार होगा। क्यों? क्योंकि 2 बार र का यूज किया गया। देखिए, जो श्री वाला श्र होता है उसमें तालव्य श और र मिला होता है, और जो नीचे वाला र लगा हुआ है जो कि री उच्चारित करता है, तो एक बार श्र में तालव्य श और र मिल गया, फिर री वाला भी र मिल गया, मतलब कि श्र रिंगार हो रहा है। दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, श्र रिंगार हो रहा है। जबकि तीसरे वाले ऑप्शन की बात की जाए तो तालव्य श वाला श तो मिला हुआ है लेकिन र नहीं मिला हुआ है, इसमें री वाला र मिला हुआ है, इसलिए इसका उच्चारण क्या होगा, श्रृंगार होगा। तो चौथे का ऑप्शन नंबर 3 श्रृंगार सही उत्तर है। पांचवा बहुविकल्पीय पूछा गया था द्विज शब्द का अर्थ है। द्विज के ही पर्यायवाची दांत पक्षी ब्राह्मण होते हैं, तो द्विज के तीनों अर्थ में सेंस लिया जाता है। इस वजह से पांचवे का ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी सही उत्तर होगा। बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। छठवां प्रश्न पूछा गया था दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो ऐसे स्वर जिनकी उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ, औ। ये कुल 7 स्वर होते हैं जो कि दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो 4 स्वर होते हैं अ, ई, उ, री, इसमें 1 मात्रा का समय लगता है, इसको हर्ष स्वर के नाम से जानते हैं। प्रश्न में आपसे दीर्घ स्वर की बात की गई थी तो आपको परिभाषा ऐसे लिखने है कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। और उदाहरण आपको लिखना है आ, ई, उ, ए, ओ, औ। सातवां प्रश्न पूछा गया था य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन हैं। इसका उत्तर हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण है। आठवां प्रश्न पूछा गया था ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें। इसका सही उत्तर हो जाएगा परिशिष्ट। ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं उनको परिशिष्ट कहा जाता है। 8वें का उत्तर होगा परिशिष्ट। 9वां प्रश्न पूछा गया था अंश और अंश शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो जो पहला वाला अंश है उसका अर्थ होता है कंधा, और दूसरा वाला जो अंश है उसका अर्थ होता है भाग या फिर हिस्सा। 10वां प्रश्न पूछा गया था अर्वाचीन और उचित शब्द का विलोम लिखिए। अर्वाचीन का विलोम हो जाएगा प्राचीन और उचित का विलोम हो जाएगा अनुचित। 11वां प्रश्न पूछा गया था विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं। तो आश्चर्य, घृणा, प्रसन्नता, शोक आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण बोले, अरे तुम इतने बड़े हो गए, मतलब यहाँ पर आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है, इस वजह से वहाँ पर विस्मयादि बोधक, और अंग्रेजी में इसे ही एक्सक्लेमेटरी साइन के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की। 12वां प्रश्न पूछा गया था स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श व्यंजन का उल्लेख कीजिए।
परिभाषा की बात की जाए तो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भाग को टच करती है या फिर वायु उस भाग को टच होते हुए प्रतीत होती है, जैसे कि कंठ हो गया, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ। तो इन सभी व्यंजनों को, जो कि इन सभी मुख के अवयवों को टच करती है, वायु यहाँ से प्रवाहित होती है, तो इसको हम लोग स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। अगर उदाहरण की बात की जाए तो अगर मैं बोलूँ प वर्ग, जैसे प, फ, ब, भ, म ये आते हैं, ये सभी ओठों को स्पर्श करते हुए वायु बाहर निकलती है। जैसे प बोलिए तो आपके ओठ जो हैं वो गोल हो जाते हैं। इसी प्रकार से त बोल करके देखिए, त, थ, द, ध, न, यानी त वर्ग के जो भी व्यंजन हैं उनको उच्चारण करते समय आपकी जो जिह्वा होती है वो दांतों को स्पर्श करती है। त बोल करके देखिए, दांत को स्पर्श कर रही है, इस वजह से इसे त वर्ग कहाँ से उच्चारित हो रहा है, दंत से। इसी प्रकार से देखिए ट वर्ग बोल करके देखिए, ट, ठ, ड, ढ, अड़, तो ये सभी मूर्धा को टच करता है आपका जिह्वा। ट बोल करके देखिए मूर्धा को टच कर रहा है। इसी प्रकार से च, छ, ज, ज बोलेंगे तो तालु को जिह्वा स्पर्श करती है। क वर्ग के क, ख, ग, घ, अंगा को बोलेंगे तो कंठ से वायु निकलते हुए प्रतीत होती है, यानी वायु कंठ को टच कर रही है, इस वजह से ये क वर्ग कंठ जो कि स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं से उच्चारित होता है। कहने का मतलब कि वायु जिस भी मुख के अवयव को टच कर रही है या फिर वहाँ से निकल रही है, या फिर जिह्वा मुख के जिस अवयव को टच करती है, इसी टच करने यानी स्पर्श करने की वजह से इसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 25 होती है। 13वां प्रश्न पूछा गया था, अग्नि, अमृत, गंगा और गुरु के एक एक समानार्थक शब्द लिखिए। अग्नि की बात की जाए तो आग, अनल, पावक ये सभी आप लिख सकते हैं। अमृत की बात की जाए तो सुधा, पीयूष। गंगा की बात की जाए तो भागीरथी, देवनदी। और गुरु की बात की जाए तो शिक्षक, पंडित आप लिख सकते हैं। प्रश्न में आपसे सिर्फ एक एक पूछा गया था, तो आप इनमें से कोई भी एक लिख सकते थे। 14वां प्रश्न पूछा गया था, र वर्ण को कितने प्रकार से लिखते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए इनको 3 प्रकार से लिखा जाता है। पहला रेफ वाला र, दूसरा पाई वाले व्यंजनों के साथ र, और तीसरा बिना पाई वाले व्यंजनों के साथ र। रेफ वाले र का प्रयोग कब किया जाता है तो इसको समझिए, शब्द के बीच में पढ़ते समय जब र वर्ण के साथ कोई स्वर नहीं होता है तब उसके ठीक बाद वाले व्यंजन के ऊपर रेफ लगाया जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कर्म, देखिए कर्म, तो कर्म जब आप बोलेंगे तो म से पहले र का उच्चारण हो रहा है, क र म, कर्म, ठीक है, तो इस वजह से म पर ऊपर रेफ लग जाता है। इसी प्रकार से धर्म बोल करके देखिए, धर्म, म से पहले र का उच्चारण हो रहा है, धर्म, तो उस कंडीशन में म के ऊपर रेफ लग जाएगा। पाई वाले व्यंजनों के बाद प्रयुक्त र पाई के नीचे तिरछा होकर के प्रयुक्त होता है। जैसे कि अगर पाई वाले व्यंजन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे क हो गया आपका, प हो गया, इसमें खड़ी पाई होती है, ठीक है। जैसे क आप लिखेंगे तो बीच में खड़ी पाई तो आ रही है, प लिखेंगे तो बीच में खड़ी पाई तो आ रही है। तो जो खड़ी पाई वाले व्यंजन होते हैं उनके साथ अगर र का प्रयोग करना होता है तो तिरछा होकर के, जैसे कि क्रोध देखिए, क्रम देखिए, तो इन सब में र कैसे बनता है, आप तिरछा क के नीचे लगा देते हैं। इसी प्रकार से प्रश्न देखिए, प के नीचे र लगाया जाता है तिरछा। इसी प्रकार से प्रधान देखिए, तो ये सभी जहाँ पर खड़ी पाई वाले व्यंजन आते हैं उसके साथ तिरछा र का प्रयोग किया जाता है। और हम लोग रेफ वाले र का प्रयोग कब कर रहे थे, जब दो वर्णों के बीच में र का उच्चारित किया जाता है तो वहां पर अंतिम वाला जो वर्ण होता है उसके ऊपर रेफ लग जाता है, ठीक है। अब तीसरा जो र का प्रयोग होता है वह बिना पाई वाले व्यंजनों के साथ होता है। बिना पाई वाले कौन से, जैसे मैं ड बोलूं, इसी प्रकार से ट बोलूं, तो इसमें देखिए खड़ी पाई नहीं होती है। तो देखिए उदाहरण, जैसे ड्रेस हो गया, उसमें ड के नीचे आप र बनाते हैं। उसी प्रकार से ड्रम हो गया, ट्रक हो गया, ट्रैक हो गया, तो इन सब में र जो खड़ी पाई वाले व्यंजन नहीं आ रहे हैं उनके साथ र इस प्रकार से यूज किया जाता है। तो कुल 3 प्रकार से र वर्ण का प्रयोग किया जाता है। 15वां प्रश्न पूछा गया था, विराम चिन्हों से आप क्या समझते हैं, कि इन्हीं 2 विराम चिन्हों को उदाहरण सहित लिखिए। विराम चिन्ह का मतलब ये होता है कि जब मौखिक अभिव्यक्ति में जब हम लोग कुछ समय के लिए कुछ वाक्य बोलने के बाद से रुकते हैं या फिर कहीं पर ठहराव महसूस करते हैं, लेकिन लिखित अभिव्यक्ति में उसको दिखाने के लिए ही कुछ विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और अगर इनके उदाहरण की बात की जाए तो 2 प्रकार के विराम चिन्हों के बारे में आपसे पूछा गया था। पहला आप लिख सकते हैं पूर्ण विराम, जब कोई वाक्य पूरा हो जाता है, उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है, तो थोड़े समय के लिए जहाँ पर रुका जाता है मौखिक अभिव्यक्ति में, उसी को लिखित अभिव्यक्ति में खड़ी पाई से, जिसे पूर्ण विराम कहा जाता है, दिखाया जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मेरा नाम नीरज है, इसके बाद से थोड़ा सा ठहरा हुआ तो वहाँ पर खड़ी पाई लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरा वाक्य क्लियर हो गया, इसका पूरा सेंस निकल रहा है। इसी प्रकार से दूसरा विराम चिन्ह आप प्रयोग कर सकते हैं अर्ध विराम, जिसे कॉमा कहते हैं अंग्रेजी में। इसके लिए जैसे मान लीजिए कि 2-3 संज्ञा का एक साथ प्रयोग कर रहा हूँ मैं
जैसे कि नीरज, राम, श्याम, मोहन। तो थोड़ा थोड़ा ठहराव आपको महसूस हो रहा होगा प्रत्येक नाम के बाद। तो इन ठहराव को दिखाने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप उदाहरण सहित लिख सकते थे। बात करेंगे 16वें प्रश्न की, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन लिखिए। मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब जब बालक अपने मूल विचारों को बोल करके अभिव्यक्त करता है तो उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहा जाता है। इसके साधन मतलब कि किस प्रकार से वो अपने बातों को बोल करके अभिव्यक्त कर सकता है। तो इसके लिए आप कहानी, समाचार वाचन, भाषण, घटना वर्णन, कार्यक्रम संचालन, काव्य पाठ, ये सभी मौखिक अभिव्यक्ति के प्रमुख साधन हैं। बात करेंगे 17वें प्रश्न की, लेखन शिक्षण की सामान्य त्रुटियों को स्पष्ट कीजिए। शिक्षण में बालक क्या क्या गलती करता है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या क्या गलती हो सकती है। उच्चारण अशुद्ध होने से लेखन अशुद्ध होता है। दूसरा आप लिख सकते हैं, लेखन में शीघ्रता करने से भी लेखन शिक्षण में त्रुटियां होती हैं। इसके अलावा आप लोग लिख सकते हैं कि व्याकरण का ज्ञान ना होने के अभाव में भी लेखन शिक्षण में गलतियां होती हैं। मात्राओं का ज्ञान ना होने से भी लेखन शिक्षण प्रभावित होता है। क्षेत्रीय भाषा के खराब प्रभाव की वजह से भी लेखन शिक्षण में सामान्य त्रुटियां होती हैं। तो ये कुछ आप लिख सकते थे। 18वां प्रश्न पूछा गया था, श्रुत लेख का अर्थ एवं महत्व बताइए। श्रुत लेख का शाब्दिक अर्थ होता है सुन करके लिखना। जब छोटे विद्यालयों में इमला बोला जाता है तो उसे ही श्रुत लेख कहा जाता है। मतलब बच्चे सुन करके शिक्षक बोलता जाता है और बच्चे उसको लिखते जाते हैं। तो श्रुत लेख का मतलब होता है सुन करके लिखना। श्रुत लेख के महत्व की बात की जाए तो इससे छात्रों में सुनकर भाषा समझने और लिखने का अवसर प्राप्त होता है। लेखन की गति में वृद्धि होती है। सावधानी से सुनने की आदत पड़ जाती है। अक्षर विन्यास की शिक्षा मिलती है। बोध शक्ति का विकास होता है। छात्र विराम चिन्हों को ठीक प्रकार से उपयोग करना सीख जाते हैं। सुंदरता, स्पष्टता और शुद्धता का अभ्यास हो जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण श्रुत लेख के महत्व आप लिख सकते हैं। दोस्तों, डीएलएड 2017 बैच के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा जो कि 2018 में संपन्न कराई गई थी, उसके हिंदी प्रश्न पत्र का पूरा सॉल्यूशन आपने देखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही प्रथम सेमेस्टर के 2018 बैच और 2019 बैच के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।